तो जो भी लोग इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है ना, जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए काम की बात बताता हूँ। जब आप ये गाड़ी को चलाने जाओगे ना, देखने जाओगे, एक और चीज चेक कर लेते हैं क्या मारुति की गाड़ियां सीएनजी पे स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले करते हैं पेट्रोल और सीएनजी के ऊपर एक 0 to 100। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी गाड़ी में डोर ओपनिंग के हिसाब से लाइट्स ना दी हो। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न मेरे को लगता है, तो ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा जो टाटा के अंदर नहीं होता है। मारुति सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम हमारे देश में मास मार्केट कार्स के साथ एसोसिएट करते हैं। एंड मास मार्केट से मेरा मतलब है अराउंड 10 लाख वाला सेगमेंट। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मारुति सुजुकी के 10 लाख वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एंड मारुति ने इस इमेज को मल्टीपल टाइम्स तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी नाकामयाब रही। ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी का लेटेस्ट प्रोडक्ट जो इसकी बजट इमेज को बदलने की कोशिश करता है एंड इसको थोड़ा सा प्रीमियमनेस की तरफ पुश करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो लोग क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ी छोड़ के इसकी तरफ आ रहे हैं। एंड किसी किसी केस में तो स्कॉर्पियो, एक्सयूवी या हैरियर के बायर्स भी इस गाड़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। आगे चलने से पहले जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको पता ही है कि इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल होने वाली है, तो इस वीडियो को शेयर करके आप मेरी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो गाड़ी का थोड़ा सा पोलराइजिंग डिजाइन है। किसी किसी एंगल से गाड़ी काफी शानदार लगती है, बट देन किसी किसी एंगल से मेरे को लगता है गाड़ी थोड़ी सी ओवर डिजाइंड है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो एसयूवी कैरेक्टर वाली हाइट आपको गाड़ी में नहीं मिलती, बट देन इट लुक्स क्वाइट ओके। यू कैन सी मेरे ऑलमोस्ट बराबर की है ये गाड़ी। जो विड्थ है गाड़ी की वो किसी किसी एंगल से बहुत चौड़ी लगती है, किसी किसी एंगल से थोड़ी सी नॉर्मल लगती है। बॉनेट पे आपको थोड़ी सी मस्कुलिन क्रीसेस मिल जाती है। देन आ जाती है ये 3 पॉइंट DRL जो रात को काफी शानदार लगती है। सेंटर में यू कैन सी दिस क्रोम स्लैटिंग। इस क्रोम स्लैटिंग और बॉनेट के बीच में आपको एक पियानो ब्लैक स्ट्रिप मिलती है जो आपको बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती। सेंटर में सुजुकी का बहुत बड़ा लोगो एंड देन जो ग्रिल है उसके अराउंड यू कैन सी क्रोम एक्सेंट। ग्रिल आपको पियानो ब्लैक मिलती है एंड इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर अ मारुति कार। हेडलैम्प्स आप देख सकते हो छोटे से हैं, कॉम्पैक्ट से हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर नहीं है। यहाँ पर आप एक पियानो ब्लैक एक्सेंट देख रहे होंगे शायद, जो आपको उस तरफ नहीं दिखाई देगा, तो दिस इज एन एक्सेसरी। बम्पर का लोअर हाफ भी काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है, तो कंपनी ने इसको ना स्पोर्टी एंड स्नैजी डिजाइन दिया है एंड किसी किसी एंगल से वो डिजाइन सही लगता भी है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। गाड़ी काफी ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगती है अपने चंकी टायर्स की वजह से, जो 17 इंच के हैं, 215/60 प्रोफाइल कैरी करते हैं। यू कैन सी थोड़ी सी फ्लैट बॉक्सी लुक है। अभी गाड़ी थोड़ा सा इंक्लाइन पे खड़ी है रोड सरफेस की वजह से, बट इवन देन यू कैन सी काफी फ्लैटिश डिजाइन है गाड़ी का। सबसे पहली चीज, हेडलैम्प टू टेल लैंप एक शोल्डर लाइन रन करती है, जिसकी वजह से गाड़ी को एक बुच अपील मिलती है साइड पे। आपको ORVM के ऊपर ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ORVM इस गाड़ी का इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, लेकिन ऑटो फोल्ड इस गाड़ी में नहीं है। देन फ्रंट के दोनों डोर्स पे आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा एंड याद रहे ये डेल्टा वेरिएंट है, तो मारुति ने इसकी प्रीमियमनेस को ध्यान रख के इसमें आपको बेसिक अमेनिटीज सारी की सारी दी हैं। विंडो एरिया काफी ज्यादा बड़ा है एंड क्वार्टर पैनल विंडो होने की वजह से अंदर थोड़ी सी एरीनेस शायद बनी रहती हो, बात करेंगे उसके अंदर बैठ के। एंड ओवरऑल जो लुक है गाड़ी का वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया है कि यहाँ पे आपको ये सिल्वर ग्रे एक्सेंट मिलता है एंड ऑन द टॉप यू कैन सी द शार्क फिन एंटीना, जो कि इस गाड़ी की शानदार लुक को कंप्लीट करता है। बात करते हैं रेयर की। एंड रेयर तक आते आते मेरे को लगता है डिजाइनर ने इतनी मेहनत कर दी कि ये गाड़ी सिर्फ नेक्सा की ही नहीं बल्कि मारुति सुजुकी की कंप्लीट लाइनअप की अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुकिंग गाड़ी है। या एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज लुक एट दीज लाइट्स मैन, क्या लुक आती है इस गाड़ी की पर्सनली स्पीकिंग। एंड ऐसी लुक आपको हाईराइडर के अंदर नहीं मिलती। ऑन द टॉप जहां पे इसके हिंजेस हैं बूट लिड के, वहां पे बहुत ही सटल सा स्पॉइलर है। स्पॉइलर होना ना होना ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, जैसे किसी किसी गाड़ी के अंदर थोड़ा निखर के बाहर आता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा सटल है। देन ऑन द टॉप यू गेट दिस हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। यहाँ पर आपको कोई वाइपर नहीं मिलता इन द डेल्टा वेरिएंट, बट यू कैन सी द रेयर डिफॉगर। एंड देन बूटलेट पे आते आते डिजाइन को थोड़ा सा एक्सेंचुएट कर रखा है, जहां पर आपकी आ जाती है टेल लैंप्स। नो ये आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि पियानो ब्लैक हाउसिंग के अंदर है, काफी ज्यादा शानदार लगते हैं इनकी LED रात के समय। बट इंडिकेटर और रेयर लैंप आपको यहाँ नीचे मिलता है, तो ये मेरा एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस गाड़ी के अंदर कि अगर इंडिकेटर और रेयर या रिवर्स लैंप भी आपको इन लाइट्स के ऊपर मिल जाता तो थोड़ा सा ये पैकेज बेटर हो जाता। बिकॉज अगर इसके पीछे आप ऐसी ही किसी गाड़ी में बैठे हुए हो तो आपको उसका रिवर्स का लाइट जलते हुए दिखाई नहीं देगा। देन जो शेप आप यहाँ पर देख रहे हो नंबर प्लेट के अराउंड में, ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये एक ही चीज की शेप नहीं है। ये डिजाइन ऐसा बना रखा है कि ये जो शीट है नीचे वाली और जो ऊपर की शीट है ये डिफरेंट है। नंबर के ऊपर आपको ग्रैंड विटारा का लोगो मिल जाता है जो कि थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल से लिखा हुआ है, यानी चौड़े चौड़े कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है। एंड देन देयर इज नो बैजिंग। उसके ऊपर है आपके पास सुजुकी का लोगो एंड देन जो लोअर हाफ है बम्पर का काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है उसको। एंड बम्पर गाड़ी का थोड़ा सा गाड़ी से बाहर ही है, तो अगर छोटे मोटे इंपैक्ट होंगे वो आपके बम्पर तक ही रह जाएंगे। ओवरऑल जो मुझे अच्छी चीज लगी कि जो डिजाइन है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके कनेक्ट हो जाते हैं, गाड़ी देखने में पीछे से काफी ज्यादा शानदार लगती है। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की।
तो बूट को खोलने के लिए मारुति के अंदर आपको 2 बटन मिलते हैं। अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो आपको राइट साइड का बटन दबाना है, जो कि ऑलमोस्ट आई के नीचे है, एंड जब आपकी गाड़ी अनलॉक है तो आपको जो वी के नीचे है वो बटन दबाना है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं खोल के, आई होप यहाँ से क्लियरली विजिबल हो। लाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श है आज, सनलाइट। तो दिस इज़ द अनलॉक बटन यानी रिक्वेस्ट सेंसर, जो आपको दरवाज़ों के ऊपर भी मिलता है। एंड देन दिस इज़ द बूट ओपनिंग बटन, दिस इज़ द कैमरा, एंड ये आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलता है। चलते हैं बूट के अंदर। तो दिस इज़ द बूट स्पेस गाइस, एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको मिल जाता है सिलेंडर, सीएनजी की बैजिंग, एंड इसके नीचे आपका सिलेंडर है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, प्रीमियम के नाम पर ना इन्होंने ऐसे आपको वो सफ़ेद वाला जो गोला होता है सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ नहीं दिया है, इसको कवर किया प्रॉपर्ली। तो जब आप इसको खोलते हो इट लुक्स वेरी क्लीन, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इतना स्पेस मिलता है। एंड कंपैरेटिवली यस, अगर आप नॉन सीएनजी लेते हो जो इसका रेगुलर पेट्रोल मॉडल है तो उसके मुकाबले आपको स्पेस कम मिलता है। यहाँ पर आपको मिलती है एक लाइट, ओके, लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बटन यहीं पे दे रखा है। एंड देन यहाँ पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। मटेरियल क्वालिटी यहाँ पर वही मारुति वाली है पीछे से। अरे भैया चलो कोई बात नहीं। एंड थोड़ी सी आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है, यहाँ पे एक कभी स्पेस मिल जाता है। देन ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपको मिलती है ट्रे, जिसके नीचे आपके हैं टूल्स, एंड रेगुलर टूल्स वगैरह आपको गाड़ी में मिलते हैं। मीनवाइल हुंडई की फर्स्ट एड किट मिलती है जब आप एक मारुति की गाड़ी लेते हो, तो हुंडई वाले कहते हैं कि अब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए जोक्स अपार्ट, यहाँ से आप खोलते हो गाड़ी का टायर, एंड गाड़ी का स्पेयर टायर, गाड़ी का स्पेयर व्हील नीचे की तरफ है। नॉट श्योर क्लियरली विजिबल है या नहीं। स्पेयर टायर जो गाड़ी का है वो सेम साइज वाला ही है। तो दैट्स द बूट स्पेस। ऊपर आपको ट्रे मिल जाती है, ट्रे की क्वालिटी इज क्वाइट ओके, मतलब जैसी आपको हैरियर में ट्रे मिलती है एग्जैक्टली वही मटेरियल लग रहा है मुझे ये। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है जो कि प्रॉपर्ली इस समय शायद विजिबल ना हो, बट दैट्स ऑल द बूट। जो लिड है ये हैवी है या नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइट बहुत ज़्यादा है इसका शॉकर। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो अंदर चलने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बटन, यानी अगर चाबी मेरे हाथ में मैं खोलूंगा, इट इज लॉक्ड। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द साइड्स, एंड डोर का ओपनिंग एंगल इज क्वाइट नाइस। एंड अंदर बैठते हैं, तो दिस इज द व्यू जो आपको सबसे पहले मिलता है। डोर को करते हैं बंद, एंड फीलिंग देते हैं एक बार डोर की। ठीक है, मतलब या तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा टाटा की वजह से, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा मेरे को लगा कि बेटर हो सकता था वेट में। जैसे भी ये देखो, मैं हल्का सा लेके आऊँगा तो ये ना हल्का सा खुला सा रह जाता है, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीटली शट नहीं होता, विच आई फील लाइक थोड़ा सा होना चाहिए प्रीमियम गाड़ी के अंदर, अगर आप इसको स्पेशली प्रीमियम कहकर ही बेच रहे हो तो। बट अदर देन दैट नो इश्यूज एज सच। सो दिस इज द डैशबोर्ड गाइस, एंड काफ़ी ज़्यादा फंकी, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल सा लेआउट लगता है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। एक नाइस टच दिखाता हूँ, जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ तो यहाँ लिखा जाता है पुश स्टार्ट स्विच। क्लच छोड़ा चला गया, क्लच दबाया फिर से आ गया, तो वेरी नाइस टच। एंड गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जब मैं इसको एक बार दबाऊंगा बटन को, आपको मैसेज आता है प्रेस ब्रेक एंड क्लच टू स्टार्ट, ठीक है, ताकि गाड़ी आपके आगे ना निकल जाए। एंड दोबारा दबाते हैं इस बटन को, तो यू कैन सी ऑल दीज डायल्स। सेंटर में भी जो घड़ी आती है ना काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, कॉम्प्लीमेंट करती है बाकी 2 डायल्स को। एंड अब दबाते हैं क्लच, क्या बात है, शानदार सा स्टार्टअप हो जाता है गाड़ी का। मारुति के इंजन या सुजुकी के इंजन हमेशा से शानदार रहे हैं, एंड दिस कार इज़ नो एक्सेप्शन। अब सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है। अरे भैया, ओ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो ये कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट इज़ नाइस। एंड शेप कुछ लोगों को पुरानी लगेगी, बिकॉज अब ये शेप बार बार आती जा रही है हर गाड़ी के अंदर। हॉर्न गाड़ी का ठीक ठाक है। इसके अलावा जो बटन्स हैं, बटन का लेआउट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मारुति का, क्योंकि जो ओवरऑल शेप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो बटन्स का लेआउट है ना, ये भी अपने आप में थोड़ा सा निखर के आता है ना, अच्छा लगता है। यू कैन सी यहाँ पे ग्रे एक्सेंट है, यहाँ पर भी आपको वही सेम ग्रे सिल्वर एक्सेंट, जो भी आप कहना चाहो। सेंटर में आपको आई थिंक यस क्रोम का रिंग है, एंड देन वही क्रोम आपको लोगों के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। ऑन द राइट साइड आपको बटन मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए। ऑन द लेफ्ट साइड आपको बटन मिल जाते हैं फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। नीचे आपको बटन मिल जाते हैं ब्लूटूथ के लिए। एंड स्टीयरिंग के अंदर आपको एडजस्टमेंट कौन सी मिलती है वो चेक करते हैं। तो टिल्ट, टेलीस्कोपिक, सब कुछ है भैया इसके अंदर। चलो नाइस, इसको फिलहाल कर देते हैं लॉक। एंड उसके पीछे आपको मिल जाते हैं मारुति के रेगुलर स्टॉक्स। तो जब इसमें कुछ खराबी नहीं है तो उसको ठीक भी क्या करेंगे, रेगुलर जो मारुति के स्टॉक्स होते हैं वही वाले हैं ये। एंड एक बार देखते हैं, स्प्रे काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इतना शानदार है आधा पानी तो ऐसे बाहर जा रहा है फ्री में। चलो कोई बात नहीं, साबुन वाबुन डला हुआ है गाड़ी के अंदर किसी तरह का।
नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके पीछे आ जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है तो आपको ना ये गुल्लू से मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये आपको हाई वेरिएंट्स में क्या मिलता है, कंट्रोल इसके स्टीयरिंग पे है या नहीं है, बट इन डेल्टा वेरिएंट इसके कंट्रोल यहीं पर है मीटर पे। तो एक्सेलरेटर एंड ब्रेक, नाइस ग्राफ। मोड रेशो, CNG मोड टाइम, आई थिंक ये पेट्रोल या CNG पे आप कितना चला रहे हो उस चीज़ को लेकर है, लेकिन अगेन ये शायद 99 आवर्स के बाद रीसेट करना पड़ता हो। तो मेरे ख्याल से एक ट्रिप के लिए है। CNG भी इसमें इतनी पड़ी हुई है, पेट्रोल का नहीं बताया इन्होंने। ओके, गाड़ी इस समय CNG पे चल रही है, कूल। हमने इसको पेट्रोल पे स्विच कर लिया है। अब देखते क्या ये पेट्रोल का बताता है। CNG ही बताता है सिर्फ, पेट्रोल का नहीं बताता। चलिए, ये क्या चीज़ है, ये है ट्रिप मीटर आपका। ओके, तो इस वाले ये जो स्विच है इससे सिर्फ नीचे का आपकी ओडोमीटर की रीडिंग चेंज हो रही है। एंड यू कैन सी इस गाड़ी ने कवर कर लिया 25,000 किलोमीटर। चलिए, अभी कर देते हैं गाड़ी को दोबारा से CNG पे। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या मारुति की गाड़ियाँ CNG पे स्टार्ट होती हैं, जैसे टाटा ने शुरू कर दिया है अभी। तो गाड़ी को मैं कर देता हूँ बंद। गाड़ी बंद हो रखी है, ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है 2 मिनट 40 सेकंड। एंड मोशन, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी है नहीं है कैसे, आई थिंक वो चीज़ है। प्लस बंद, दरवाज़ा खोलता हूँ तो यू कैन सी आपको पर डोर का वो मिल जाता है। एंड मॉर्निंग में जब मैं गाड़ी को लेकर आता था तो इसका बॉनेट ओपन था, तो इसका बॉनेट का आइकन भी अलग से चलता है, विच इज़ वेरी कूल। हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी लिखा हुआ है CNG पे, वो तो आई थिंक CNG पे नहीं चल रहा है, यहाँ पेट्रोल लिखा हुआ आ रहा है। तो आई विल प्रेस द CNG बटन, कुछ नहीं हो रहा है। तो गाड़ी ये पेट्रोल पर ही स्टार्ट होगी। एंड पेट्रोल पे स्टार्ट होने के बाद जब मैं CNG बटन को प्रेस करता हूँ तो ये यू कैन सी ऊपर, आई थिंक अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मे बी आफ्टर सम वार्म अप। चलिए, अभी तो ये CNG पे शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन पहले ये CNG के ऊपर ही था। तो जो मारुति के रेगुलर CNG पे शिफ्ट हो गया। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उसके बाद इट इज़ ओके। एंड CNG का कलर आपको ग्रीन मिलता है, तो आपको ना एक हल्के सा मन में आइडिया हो जाता है कि इट इज़ नाउ इन इकोनॉमी मोड। चलिए, बात करते हैं स्टीयरिंग के राइट साइड की। तो सबसे ऊपर आपको एक AC वेंट मिल जाता है, देन उसके नीचे हमारे पास है स्टार्ट स्टॉप का बटन। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ स्विचेज। नाउ ये एम्प्टी स्विचेज हैं जो आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं। साइड में आपको मिल जाती है हेडलाइट लेवलिंग एडजस्टमेंट, तो इट इज़ अगेन नाइस। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से जो बटन का साइज़ है ना, थोड़ा सा छोटा है। ये बलिनो तक में ठीक लगता है, बट जब आप इस सेगमेंट की गाड़ी में आ जाओ थोड़ा सा बटन बड़ा होना चाहिए। एंड AC वेंट्स, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है तो यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा ब्लिंग नहीं मिलता, प्लेन ब्लैक AC वेंट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। एंड इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल लिड के लिए एक लीवर, प्लस एक मिल जाता है बॉनेट के लिए। अगर मैं ड्राइवर डोर की बात करूँ तो सबसे ऊपर आपको यहाँ मिलता है ये ब्लैक प्लास्टिक, जो कि जेनेरिक प्लास्टिक होता है। मारुति इसको ऑलमोस्ट हर गाड़ी में यूज़ करती है, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर भी है। देन इट इज़ क्वाइट थिन, द डोर ऊपर से काफ़ी पतला लगता है, बट जैसे जैसे ये नीचे जाता है यू कैन सी इन द मिरर कि इस जगह पे आता है तो डोर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उससे पहले इट इज़ क्वाइट थिन। तो थोड़ा सा हाथ में ना ये चुभता है जब आप इसको हाथ को ऐसे रखते हो देर तक, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ड्राइवर साइड आपको ऑटोमेटिक विंडो मिलती है, ऑटो अप है इसके अंदर एंड ऑटो डाउन भी है, तो डैट इज़ कूल। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी दैट ग्रे एक्सेंट, सिल्वर ग्रे, जो आपको बाहर मिला था बॉडी के ऊपर। ठीक है जी, इसके अंदर नाउ यू कैन सी दिस ब्राउन एक्सेंट। एंड ये ब्राउन एक्सेंट आपको प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर हर तरफ मिलता है, तो डैट इज़ अ कंटिन्यूड डिज़ाइन। इसके नीचे यहाँ पर यू हैव अ फैब्रिक। तो मारुति ने मल्टीपल एलिमेंट्स को मिक्स किया है ताकि इस गाड़ी को एक प्रीमियम अपील दे सके। ब्लैक, सिल्वर ग्रे, प्लेन ब्लैक, देन ब्राउन, और दरवाज़ा चला गया मेरा उधर, और ये है फैब्रिक। चलिए, बहुत ज़्यादा दूर चला गया था ये। अगर मैं लीवर की बात करूँ तो लीवर की क्वालिटी इज क्वाइट ओके। मारुति के पॉइंट से लीवर अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से प्रीमियम लीवर इससे बेटर प्रीमियम मार्केट में अवेलेबल है। जो स्विचेस मारुति यहाँ पे यूज़ कर रही है ये एंशियंट है, ये हर गाड़ी के अंदर यही आते हैं। आई थिंक ऐसे ये 20 लाख स्विचेस बना के अब तक बेच चुके होंगे, मे बी उससे ज़्यादा। एंड यहाँ पर वहाँ पर थोड़ी सी जगह मिलती है जिसकी हम बाद में बात करते हैं। यू कैन सी द ग्रिल, एंड ग्रिल का डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त है कि जो बंदा इसको साफ करेगा उसे मज़ा आ जाएगा। नाइस। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ब्राइट कर लेता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख पाएँ। एंड अभी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रखी है इन कैमरा, इन रियलिटी स्क्रीन इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। एंड यहाँ पे ज़्यादा आपको फीचर्स भी कोई नहीं मिलते, सिर्फ ये कंपनी की स्क्रीन है, तो ये प्रॉपर्ली फिट हो रखी है, कार के साथ इंटीग्रेट हो रखी है। तो होम का बटन दबाऊंगा तो ये होम का ऑप्शन आ रखा है। ऊपर से आपको एंड्रॉइड के जैसे कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं, एडिट होम स्क्रीन, कॉल टू कनेक्ट, डे एंड नाइट, वो सब ऑप्शन है इसके अंदर। चला जा भाई ऊपर। अच्छा, और भी साइड पे ऑप्शन है, ठीक है। कुछ काम की चीज़ नहीं मिलती ऊपर से, जो आपकी सेटिंग्स यहाँ से खुलती है वही आप ऊपर से खींच सकते हो, तो देयर इज नॉट मच। थोड़ी बहुत कार की सेटिंग्स है, अलर्ट वगैरह आपको कौन कौन से चाहिए, थोड़ी फ़ोन की सेटिंग्स, ब्लूटूथ वगैरह आ जाता है आपको, देन म्यूजिक के कुछ कंट्रोल्स है यहाँ पर।
एंड स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल भी इसके अंदर आपको दिया हुआ है कंपनी ने। एंड देन जो सिस्टम सेटिंग्स है इसमें डिस्प्ले है, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज वगैरह, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो यहाँ से आई थिंक उसको हम ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी घड़ी आ गई। एंड आई थिंक अगर मैं इसको ज़्यादा देता दबा के रखूँगा तो लेट अस सी ये ऑफ होता है कि नहीं होता। ये ऐसे ऑफ हो जाता है, क्लिक करके ऑन नहीं होता, फिर दबा के रखते हैं तो दबा के रखने से ये ऑन हो गया। एंड नाउ आई थिंक इसके ऊपर ने गार्ड लगा हुआ है, एक स्क्रीन गार्ड। यहाँ से मुझे देख के पता लग रहा है स्क्रीन गार्ड लगा है, तो शायद स्क्रीन गार्ड के बिना इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती, बट एज ऑफ नाउ जैसी आपको दिख रही है इससे थोड़ी सी बेटर मुझे दिख रही है कंपेयर टू क्रेटा या हैरियर। मतलब एग्जैक्टली हैरियर्स के सेगमेंट में तो नहीं आती, लेकिन जो ओवरऑल जो हाउसिंग है इट लुक्स क्वाइट ओके। किसी किसी एंगल से आफ्टर मार्केट लगती है, किसी किसी एंगल से ओरिजिनल लगती है, तो डेट्स क्वाइट ओके। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। एंड समटाइम्स आपको महसूस होता है कि वॉल्यूम का बटन हल्का सा लैग कर रहा है। आई एम सॉरी, ये चीज़ आपको मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज इट इज़ वेरी डिम ऑनेस्टली। प्लस धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। उसके नीचे अगर मैं एसी वेंट्स की बात करूँ तो ये ना बहुत छोटे लगते हैं कंपेयर टू द साइज ऑफ द कार। यानी जो गाड़ी का सेगमेंट है ना, थोड़े से वाइड होने चाहिए, थोड़ी क्लीन होने चाहिए थे, बट अगेन दे आर वेरी मच फंक्शनल। थ्रो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेंटर में आपको ये बटन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है इस बटन का, लेकिन इसका ना अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है ये बटन। यूजुअली मारुति की गाड़ियों में टेढ़े बटन होते नहीं है, बट हल्का सा इसके अंदर फ्लॉ है। इट इज़ वेरी माइनर, बट चलो कोई बात नहीं। देन नीचे आ जाते हैं हमारे पास एसी के कंट्रोल्स। एंड आपको सेंटर पे स्क्रीन मिल जाती है जो आपको एसी का टेम्परेचर वगैरह बता देती है। ऑन द राइट साइड मेरे पास है ये टेम्परेचर, ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास है फैन की स्पीड। उसके नीचे ऑटो का बटन है। एंड मारुति के अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, मान लीजिए मैं ऑटो करता हूँ एंड मुझे हवा बाहर से चाहिए, तो ये आउटसाइड एयर के साथ भी ऑटो का फंक्शन चला देता है, हवा को कर देते हैं कम। तो ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा जो टाटा के अंदर नहीं होता है। एंड आई डू नॉट नो Hyundai ने ये चीज़ अभी अडेप्ट करी कि नहीं करी, बट मारुति की ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। शायद मैंने ये चीज़ बलिनो के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में भी बताई थी। इसके नीचे हमारे पास यहाँ कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। तो दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। अगेन मारुति गाड़ियों का ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे ऑफ होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। लोग बताते हैं, अभी मैंने बटन को होल्ड कर रखा है एंड येस वो ऑफ हो गया यहाँ कोने पे। तो ये मुझे बलिनो की वीडियो पे लोगों ने बताया था, तो इट वर्क्स। अगेन इसको ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास है फ्यूल का बटन, जहाँ से आप सीएनजी और पेट्रोल में स्विच कर सकते हो। तो लेट मी प्रेस इट। अब ये पेट्रोल के ऊपर हो गया यहाँ पर, एंड आई विल प्रेस इट अगेन। अब ये सीएनजी के ऊपर हो गया है। हल्का सा एक वेल्व एक्टिवेशन की आवाज़ आती है जब ये चेंज होता है मोड। अदर देन डैट आपको कुछ पता नहीं चलता। ड्राइविंग के समय देखेंगे इसका क्या रिजल्ट होता है या कितना अफेक्ट होता है। एंड उसके नीचे आपके पास यहाँ पे है 12 वोल्ट सॉकेट, एंड देन यहाँ पे है यूएसबी आपको रेगुलर मिलता है, नॉट टाइप सी। एंड उसके पीछे मेरे पास आ जाता है मारुति का स्टैंडर्ड गियर लीवर। भाई साहब ये वाला डिज़ाइन मैं पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ। 5 स्पीड है ये गाड़ी, तो आपको 5 गियर्स मिलते हैं। एंड देन लुक्स क्वाइट ओके, लेकिन यार अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है अच्छा लेकिन पुराना हो चुका है। उसके पीछे रेगुलर हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है यहाँ आर्मरेस्ट। तो ये आर्मरेस्ट के ऊपर आप जो कवर देख रहे हो दिस इज एन एक्सेसरी, और आर्मरेस्ट इस गाड़ी का स्लाइडिंग है। प्लस ये एक्सेसरी भी अगर मैं ज़्यादा स्लाइड करूँ ना तो ये उतर जाती है ऐसे। नाइस। तो आर्मरेस्ट इस गाड़ी का आपको स्लाइडिंग मिलता है। अगर मैं इसको पीछे करूँ तो यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी स्पेस। तो अब हम स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है छोटा मोटा सामान, वॉलेट वगैरह रखने के लिए। ऑन द टॉप आई थिंक आपको यहाँ पर कोई सेकेंड पैनल नहीं मिलता है। यस, इट इज़ ऑल सिंगल पैनल। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यू कैन सी यहाँ पर 2 डस्टबिन पड़े हुए हैं। तो अगर मारुति आपको गाड़ी पर डिस्काउंट ना दे तो आप जाकर उनके डब्बे उठा के ला सकते हैं। आई थिंक एस्ट्रे है ये। भाई साहब गाड़ी से ज़्यादा सॉलिड तो ये लग रहा है। आई मीन गाड़ी भी अच्छी है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है एजेस को अगर मैं छोड़ दूँ तो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है। तो जो बड़ी वाली बॉटल्स हैं वो आपके इसके अंदर नहीं आएंगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल रखने की आपको जगह मिल जाती है। एंड ये थोड़ी सी डीप है, तो अगर आप साइड पे रखना चाहते हो इस तरह से, वैसे तो एक्सेसरी लगी हुई है इस समय मेरे मोबाइल में, लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी मेरा मोबाइल यहाँ पे अटक जाता है। बट ऐसे मेरा मोबाइल यहाँ पे कंप्लीटली आ जाता है। एंड बहुत ही कम कार्स होती है जहाँ पर इतने लंबे मोबाइल के, आई मीन मेरे फ़ोन से भी लंबे के बाद भी थोड़ी सी आपको यहाँ जगह बच रही है। तो जिनके पास गैलेक्सी नोट अल्ट्रा वगैरह जैसे मोबाइल हैं वो यहाँ बड़े आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा डोर साइड के अंदर मुझे थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है। ऑन द लोअर साइड एक बॉटल होल्डर है, थोड़ा बहुत यहाँ सामान रख सकते हो। ऑन द अपर साइड यहाँ पे हैंडल है। मैं बहुत गाड़ी के अंदर बताता हूँ कि जिनके हैंडल इस तरह के होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाए, सिक्के वगैरह रखा जाए, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ड्राइवर साइड पे कोई खास स्टोरेज नहीं है। अगर मैं पैसेंजर साइड पे बात करूँ तो ग्लो बॉक्स ओके साइज जो मारुति का रेगुलर सा ग्लो बॉक्स होता है वही ग्लो बॉक्स है इसके अंदर। कोई बड़ा साइज नहीं है, कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीमियम फैक्टर नहीं है। एंड ये गिरता भी ऐसी है पैरों के ऊपर। सो दैट इज समथिंग जो मेरे को लगता है कंपनी इंप्रूव कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं बिकॉज उनकी गाड़ियां बिकती हैं। बात करते हैं सीट्स की, तो इन डब्बों को उठा लेते हैं पहले यहाँ पे।
बाय द वे डब्बों से आगे ना चाबी रखने की जगह बनी हुई है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच लगा। यहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह या चाबियाँ रख सकते हो। इसके अलावा सीट्स जो आप देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट सीट कवर है, दीज आर नॉट ओरिजिनल बट दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल। उसके ऊपर ये जो पिलो आप देख रहे हो, ये पिलो की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जो लोग पिलो के बारे में जानना चाहते हैं, इस गाड़ी का हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज गाड़ी ने कवर कर ली है 25,000 किलोमीटर। एंड उस ओनरशिप रिव्यू के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या एक्सेसरी आपको इस गाड़ी के अंदर मिली है या क्या क्या एक्सेसरी आपने मार्केट से लगवाई है। तो सीट्स ऑफ द कार आर नाइस एंड आपको थाई सपोर्ट फ्रंट सीट के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। सुबह से मैंने गाड़ी थोड़ी सी चलाई है, तो जो आउटराइट बैठने के बाद कई बार किसी किसी गाड़ी में अनकंफर्ट फील होता है, इस गाड़ी में मुझे नहीं महसूस हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी सीट कवर आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलते। तो ये सीट कवर का भी असर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मारुति की जो फ्रंट सीट्स होती हैं वो यूजुअली कंफर्टेबल ही होती हैं। अगर मैं रूफ की बात करूँ तो दिस इज अ रूफ लाइनर। ओ भाई साहब, प्रीमियम फीचर दिया हुआ है गाड़ी में, आपको शीशा मिलता है जो हैरियर में नहीं मिलता लोगों को। चलिए कोई बात नहीं है। एंड ऑन द पैसेंजर साइड भी यहाँ पे आपको शीशा है। देयर आर नो लाइट्स, पर मेरे को लगता है शीशा ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड लाइट आपको यहाँ पे इंडिविजुअल मिल जाती है, लेफ्ट राइट। इस लाइट का डोर ओपनिंग वाला बटन कहाँ पे है? मेरे को लगता है वो यहाँ से सेट करना पड़ेगा हमें। हम जाते हैं सेटिंग्स में, हम जाते हैं, ये मोबाइल की सेटिंग है, ये कार की सेटिंग है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, कुछ यहाँ नहीं है तो आई थिंक या तो यहाँ होगा। चलिए ये आपके लिए टास्क रहा कि इस लाइट को डोर के हिसाब से कैसे सेट करते हैं। अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुई। मैं ऐसे करके देख रहा था, मुझे पता ही ऐसे तो नहीं होगा ऑब्वियसली। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी गाड़ी में डोर ओपनिंग के हिसाब से वो ना दिया हो, लाइट्स ना दी हो? तो ये भी कुछ कैच होगा। जिन लोगों को पता है कि मारुति ग्रैंड विटारा डेल्टा सीएनजी के अंदर ये चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं। शीशा आपको मैनुअल मिल जाता है, डे नाइट एडजस्टेबल वाला, क्वाइट कूल एंड क्वाइट वाइड, अच्छा शीशा लगा मुझे इस गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट सा डिज़ाइन है। प्लस इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो इट इज़ अगेन अ वेरी नाइस टच। एंड दैट वाज द ओवरऑल फ्रंट गाइस। जो डिज़ाइन है मिक्स एंड मैच है, कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा बिजी लग सकता है। यू कैन सी ऊपर से ये ब्लैक है, देन यहाँ पे यू हैव दिस सिल्वर एक्सेंट, सिल्वर ग्रे, जो भी आप उसको कहना चाहो, यही आपको यहाँ पे मिल जाता है सेंटर एसी वेंट्स के ऊपर। लेकिन जो साइड वाले एसी वेंट्स है, यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का पतला सा क्रोम एलिमेंट मिलता है। तो ये जो सेंटर एसी वेंट है ये इससे मैच करते हैं, हालांकि ये थोड़े से ना चीप लगते हैं। यहाँ पर भी अगर ये वो पतले वाले दे देते ना क्रोम वाला तो ये अच्छा लगता है। अदर दैन डैट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दिस ग्रे एक्सेंट लुक्स रियली नाइस। ब्राउन एंड ग्रे का ये कॉम्बिनेशन, इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। लेकिन ये अपना अपना टेस्ट है लोगों का, किसी किसी को ये गाड़ी पसंद आएगी, किसी किसी को हाईलाइटर पसंद आएगी बिकॉज ऑफ लोगो। एंड दैट्स द फ्रंट पार्ट गाइज। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, इट इज़ क्वाइट ओके, लेकिन यू कैन सी ये प्रेस होता है अभी बहुत ज़्यादा। पिलर्स गाड़ी के प्रेस नहीं हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन हिल जरूर रहे हैं, यू कैन सी यहाँ से। तो मारुति ने कॉस्ट कटिंग अपनी टिपिकल वाली करी है। रूफ लाइनर की क्वालिटी इट इज क्वाइट ओके। एक बार ये हैंडल देख लेते हैं, सॉफ्ट क्लोज, फोक्सवैगन बॉयज। ड्राइवर साइड पे आपको कोई हैंडल नहीं मिलता है एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट। एक चीज आपको फ्रंट पे मिल जाती है, ये हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। तो दिस इज अ वेरी नाइस टच एंड दैट्स ऑल फॉर फ्रंट गाइस। बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। तो फ्रंट डोर के जैसे रेयर डोर के भी ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। एंड अगले दरवाजे के जैसा पिछले दरवाजे का ओपनिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। आई थिंक जो अगला दरवाजा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह आपको वेलकम करता है, लेकिन जो पिछला दरवाजा है गाड़ी के साइज़ के बावजूद आपको थोड़ा सा क्रैम्प्ड महसूस होता है। बाय द वे कार अभी स्टार्ट है, लेकिन स्टिल आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही, थैंक्स टू द मारुतिज रिफाइंड पेट्रोल इंजन्स। डोर को करते हैं बंद एंड अगले डोर के मुकाबले पिछले डोर का थर्ड ज़्यादा बेटर है। तो आई विल डू इट अगेन। वेरी नाइस। ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल, आपको पुरानी मारुति जो सॉलिड मारुतिज होती थी उनकी याद दिलाता है। सॉलिड है या नहीं वो तो चलो मेरा काम नहीं है बताना, बट इट इज़ क्वाइट गुड। ऑलराइट, सो दिस इज द स्पेस गाइस। यू कैन सी लेग रूम एट द बैक। ये सीट थोड़ी सी पीछे हो रखी है मेरी ड्राइविंग पोजीशन से, बिकॉज अभी मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझा रहा था, बट अदर दैन डैट स्पेस इज क्वाइट ओके। लेकिन जो पिछली सीट है ना, इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे अंदर बैठते ही महसूस हो गया, तो उसकी हम बात करेंगे। दिस इज आई थिंक द नॉमिनल लेग रूम। थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेग रूम आपको इस गाड़ी में मिलता रहेगा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। दैट इज़ द मैक्सिमम लेग रूम एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कंपनियां करके देती हैं। डू नॉट नो ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है या ये आफ्टर मार्केट है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, आपके पास हमेशा ये चीज़ गाड़ी में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं रेयर सीट्स की ही बात करूँ तो जो गाड़ी की विड्थ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नहीं लगी। एंड बाहर से देखने में गाड़ी काफ़ी चौड़ी लगती है, लेकिन अंदर जब आप बैठते हो तो आपको लगेगा कि मोटे दो ही लोग बैठे हैं तो ठीक है, अदरवाइज पतले पतले तीन लोग ऐसे बैठ तो सकते हैं साइड पे होकर, बट देन वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
जो बैक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, ये थोड़ी सी और पीछे होनी चाहिए थी। तो आई विल चेक क्या इसमें रिक्लाइनिंग एंगल है। यस, इसमें रिक्लाइन एंगल भी है। तो नाउ आई कैन से सीट्स आर नाइस। एक बार दोबारा बैठते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो गाड़ी के रेयर का जो बैक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आपने इसको पीछे कर रखा है, लेकिन अगर आप इसको आगे की तरफ करते हैं रिक्लाइन को, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगा। एंड आपको डेल्टा वेरिएंट में 60-40 सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा यू हैव दिस आर्मरेस्ट एज वेल, एंड आर्मरेस्ट के अंदर उन्होंने हुक दे रखा है कि आप इसको ऐसे लगाओ और गड्ढा आने पे आपका आर्मरेस्ट अपने आप खुल ना जाए, बिकॉज ये मारुति है, इसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मारुति चलाते हैं उनको पता है कि मारुति के अंदर क्या क्या इश्यूज़ है। जैसे अगर आप खड्डे पे जा रहे हो तो कई बार आपका आर्मरेस्ट खुल सकता है, अगर आपको ज़ोर से गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कई बार आपके स्टॉक्स हिल पड़ते हैं, अपने आप चल जाते हैं, आपके इंडिकेटर या वाइपर अपने आप चल जाता है। तो डैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। एंड पता नहीं, ये वैसे सीट कवर का पार्ट भी हो सकता है, बाय द वे इट कुड बी अ पार्ट ऑफ सीट कवर। आई एम नॉट सो श्योर कि ये सीट का पार्ट है या सीट कवर का पार्ट है, बट अगर ये सीट का पार्ट भी है तो भी ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मारुति में ऐसा हो सकता है। ऑल्सो यू कैन सी पीछे की सीट बेल्ट लगी हुई हैं। तो अभी मैं चेक करूंगा इस चीज़ को कि इसमें सीट बेल्ट का घंटी बजती है या ओनर वाकई में पिछली सीट बेल्ट को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड दैट इज़ मोस्ट ऑफ द रेयर सीट गाइस। अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीछे एसी वेंट मिल जाते हैं, बहुत ही चिंटू मिंटू। ये डेफिनेटली प्रीमियम वाले एसी वेंट नहीं है, भूल जाओ इस चीज़ को। ये लगता है जैसे बस नहीं है ये। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है फैन को ऑन ऑफ करने के लिए। नाइस फ्लो ठीक है पीछे एसी का, लेकिन वो प्रीमियम वाली बात नहीं है इसके अंदर। इसके नीचे यहाँ पे आपको 2 USB पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, एक टाइप सी है, एक रेगुलर है। इन्होंने टाइप सी पीछे दिया है तो मे बी आगे भी इनको देना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह रखने के लिए, बट मैं ऐसी जगह पर कभी मोबाइल रखूँगा नहीं, क्योंकि पैर लगने से वो चीज़ टूट सकती है। सेंटर पे आपको मिल जाता है एक लार्ज हम्प, तो जो बंदा बीच में बैठेगा उसको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। लेकिन जो फुटवेल्स हैं दे आर डिसेंट वाइड, तो अगर साइड वाला बंदा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे तो सेंटर वाले को जगह मिल सकती है। अदरवाइज ये गाड़ी मैक्सिमम 4 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। 5 लोग इसमें थोड़ा सा फंस के बैठेंगे, दैट इज ट्रू। ऑन द टॉप आपके पास ये रीडिंग लैंप है। देखो इन पे है दरवाजे वाला ऑप्शन, उस पर क्यों नहीं है? कुछ कनेक्शन होना चाहिए इस चीज़ का। अगर मैं इसको डोर पे करता हूँ तो ये तो चल पड़ता है, लेकिन वो नहीं चलते। I mean, वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था यहाँ से चलेंगे, बट स्टिल चलिए। सॉफ्ट क्लोज हैंडल्स विद हुक, एंड दैट इज ऑल गाइस। एक आपको रेयर पे यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, प्लस थोड़ी सी जगह मिल जाती है, बहुत ही थोड़ी सी, लेकिन आपका काम चल जाएगा इसके अंदर। एंड अगर मैं रेयर पार्सल ट्रे की बात करूँ तो पार्सल ट्रे ऑफ द कार इज क्वाइट ओके। आपका यहाँ से एक्सेसिबल रहेगा सारा सामान, है यहाँ पे आप बार बार हाथ डाल सकते हो। बाय द वे सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको 3 लोगों का हेडरेस्ट मिलता है। तो मारुति कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है, बट देन किसी की जगह पे कॉस्ट कटिंग इनकी ज़बरदस्त वाली है। तो दैट्स ऑल द रेयर गाइस। अब गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड गाड़ी को चलाने से पहले, गाड़ी आप किसी में भी बैठे हो, सीट बेल्ट पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लच दबा के बटन को दबाते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या एफर्टलेस गाड़ी स्टार्ट होती है कसम से। अमेजिंग मैन। एंड आगे करते हो गाड़ी को या पीछे करते हो, आप जैसे मर्जी करते हो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्टलेस महसूस होती है। बाय द वे जो कैमरा है ना, इसकी क्वालिटी इट इज़ क्वाइट गुड। एंड उन्होंने मुझे बताया ये कंपनी फिटेड कैमरा है, प्लस इसके अंदर ना एक ग्रैंड विटारा बनी हुई भी आती है सफ़ेद कलर की, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और जब पीछे कोई चीज़ आ जाती है ना, तो ग्रैंड विटारा के पीछे वाईफाई का सिग्नल बन जाता है। चला के देखते हैं इस गाड़ी को। वेरी एफर्टलेस। ये सीट बेल्ट के लिए बोल रहा है, मुझे पता नहीं ये सीट बेल्ट का आइकन क्यों दे रहा है। या तो ये साइड वाली सीट्स की बात कर रहा है या ये पिछली सीटों की बात कर रहा है। तो 1 सेकंड के लिए उतर के पिछली सीटों की सीट बेल्ट लगा लेते हैं। 15 minutes later. तो सबसे पहले करते हैं पेट्रोल और सीएनजी के ऊपर एक 0 to 100, जो मेरे को पूरी उम्मीद है मोस्ट लोग देखना चाहते होंगे। उसके बाद धूप बहुत ज्यादा है तो फिर एसी भी चलाएंगे। तो पहले करते हैं पेट्रोल के अंदर, अंदाजे से ही करेंगे। तो इनिशियली तो कर नहीं पाए क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी को बॉक डाउन कर देता है। तो अभी हमने कर दिया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। गाड़ी 6000 RPM पे हल्का सा बॉक डाउन कर गई। एंड नाउ इट वॉज रियली एक्साइटिंग गाइज, क्योंकि रोड भी हमारे पास लिमिटेड सी थी। एंड एक बार हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं 0 to 100। तो अभी करते हैं हम सीएनजी के ऊपर।
अमेजिंग मैन। एंड नाउ तो आई होप कुछ डिसेंट सी परफॉर्मेंस निकाल ली होगी मैंने इस गाड़ी में से। एसी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब सुबह से मैं धूप में खड़ा हूँ, जैसे मैंने एसी चलाया है तो इट इज़ वर्किंग टोटली फाइन। वरना किसी किसी गाड़ी के अंदर क्या होता है कि एसी को ठंडी हवा देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नाउ ग्रांटेड कि धूप अभी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुई है, अभी मौसम कह लो ट्रांजिशन फेज के अंदर है, बट उसके बावजूद मेरे को एसी की परफॉर्मेंस एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यूइंग एंगल की। तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस, बिकॉज गाड़ी का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े वाला साइज़ नहीं है। तो अगर आपको इस गाड़ी के अंदर व्यूइंग एंगल्स की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉबेबली आपके जो साइज़ है पर्सनल, यानी आपकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड मेरे को लगता है कि आपको कोई और गाड़ी डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए इससे छोटे सेगमेंट की, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड किसी भी तरफ आपको गाड़ी को जज करने में कोई इशू नहीं आएगा। इकलौती चीज़ जो मुझे लग रही है फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स, जो गाड़ी की लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो रेयर सीट है उसके मुकाबले जो डिग्गी है उसका जो गैप है वो डिसेंट है। ये जो शीशा है, वैसे तो इसका व्यू अच्छा है, इसका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को इनिशियली सेंटर से जजमेंट करने में इशू आएगा। अदर दैन दैट इस गाड़ी में मेरे को नहीं लगता किसी बंदे को किसी तरह का इशू आना चाहिए। व्यूइंग एंगल्स के बाद अगर मैं बात करूँ फील की, तो जो गाड़ी की फील है यानी जिन चीज़ों को हम चलाते हैं, इट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी है। जो मेरी सिटिंग पोजीशन है, ड्राइविंग पोजीशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल जो सीट है वो आई थिंक ऑल द वे अप कर रखी है ओनर ने। यस, आई थिंक बताना भूल गया मैं, ड्राइवर साइड पे आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच है। कंपनी ने बड़ा वियर्ड किया है काम की ना, प्रीमियमनेस के चक्कर में कुछ फीचर आपको बेस मॉडल से दे दिए हैं, जैसा यूजुअली अब काफ़ी कंपनीज कर रही हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया में सबसे पहले सियाज एंड होंडा सिटी में ये चीज़ आई थिंक कॉमन हो गई थी मास मार्केट कार्स के अंदर, कि आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर मतलब बेस मॉडल से ही आपको काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट मिलता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे हर कंपनी ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मतलब अगर आप इसका डेल्टा मॉडल भी ले लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स की लिस्ट मिल जाती है। सो वी वर एट द फील, एंड जो पेडल्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका मतलब फीडबैक वगैरह है, जो उनका प्रेस है, जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। देन जो डेड पेडल है गाड़ी का वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्लच के साइड में। अभी रिसेंटली मैंने कोई क्रेटा या सेल्टोस नहीं चलाई है तो मैं एक्जैक्टली उसके कंपैरिजन में नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं हैरियर चलाता हूँ उसके मुकाबले इस गाड़ी का डेड पेडल बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन सेम ओनर के पास XUV 700 भी है जिसका हम वीडियो करेंगे, एंड उसका डेड पेडल भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। या तो उस सेगमेंट की सभी गाड़ियों के अंदर इंजन और गियरबॉक्स बड़े होने की वजह से डेड पेडल कंपनियां नहीं बना पा रही है, आई डोंट नो, ये मतलब इट इज़ वेरी बेतुकी सी बात। बट इस गाड़ी के जो पेडल्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा यार एडिक्वेट है, मतलब बहुत सही बने हुए हैं। तो अंदर मुझे क्रैम्प्ड देखने में ज़रूर महसूस होता है, लेकिन पैर वगैरह रखने में ये क्रैम्प्ड वाली फीलिंग मुझे पर्सनली अभी तो नहीं आ रही है। मे बी जब मैं ट्रैफिक में रहूँगा, बार बार क्लच एंड ब्रेक दबाऊंगा तो शायद थोड़ी बहुत फीलिंग हो। अदर देन डैट कोई इशू मुझे नहीं महसूस हो रहा। देन जो गियर है, मैंने कहा था गियर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो रखा है ये जो डिज़ाइन है इनका, लेकिन मारुति के गियर्स काफ़ी ज़्यादा स्लिक होते हैं। एंड आई विल से Hyundai के बाद दूसरे नंबर पे प्रॉबेबली मारुति ही है जिनके गियर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब वेरी नाइस गियर बॉक्स मैन, वेरी नाइस। एंड फॉर सम वेरी ऑड सेटिस्फाइंग रीज़न ये गियर ना चलाने में आपको मतलब लगता है जैसे आप किसी ड्राइवर्स कार के अंदर ही बैठे हो। इसके गियर्स इतने ज़्यादा शानदार है, मतलब जो गियर लीवर का जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड है ये चीज़। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग फील ऑफ द कार इज़ क्वाइट गुड। जो ये गाड़ी ना सेंटर पे थोड़ी सी आपको डेड महसूस होती है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर कॉर्नरिंग करता हूँ इट वॉज क्वाइट ओके। एंड अगर मैं सेगमेंट वाइज कंपेयर करूँ तो क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है, जो इसका फील है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। मारुति की गाड़ी आप जैसे मर्जी बोलो कि ये ओवर स्टीयर होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन एटलीस्ट कॉर्नरिंग के अंदर इन गाड़ियों के फीडबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट येस अगेन ओवर स्टीयर की वजह से बहुत सारी स्विफ्ट ऐसी हैं जो पलट जाती हैं, गिर जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन देखो वो आ जाती है बात ड्राइवर के ऊपर। अगर आपको अपनी गाड़ी की जजमेंट है तो आप शायद ऐसी गलती करोगे ही नहीं। अगर मुझे पता है मेरी हैरियर एक बड़ी और भारी गाड़ी है और वो 80-90 के ऊपर ऑलमोस्ट 90 डिग्री के कट लेने के लिए नहीं बनी हुई, तो मुझे वो नहीं करनी चाहिए चीज़। लेकिन अगर मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैं उस गाड़ी को ऐसे चलाऊं और वो गाड़ी पलट जाए, तो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें गाड़ी की गलती नहीं है। हर गाड़ी की एक फिजिकल लिमिटेशन होती है उसके वेट की वजह से। स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट गाड़ी है लेकिन उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो पलट जाती है और थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस कार, इसको मैंने सुबह ना जिगजैग मोशन में चलाया था, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है इस गाड़ी का, काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। एंड सेम चीज़ अगर जब मैं क्रेटा में करता हूँ, मैंने करी है एक बार, तो क्रेटा थोड़ा सा ना
जैसे बाउंस होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे शानदार लगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन, हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी के बारे में। तो सस्पेंशन गाड़ी का क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले थोड़ा सा स्टिफ है। सेल्टोस का मैं कहूँगा सिमिलर है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी का सस्पेंशन स्टिफ है और साथ में जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो भी अच्छा है, इसलिए गाड़ी की हैंडलिंग हाई स्पीड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड आपको जल्दी महसूस नहीं होता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। दिस इज़ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि गाड़ी की लेंथ भी है एक, ठीक है। तो जो भाई साहब, तो गाड़ी की लेंथ भी है, व्हील बेस भी गाड़ी का अच्छा है। जब गाड़ी की लेंथ भी ज़्यादा हो, सस्पेंशन भी स्टिफ हो और आपको स्टीयरिंग भी थोड़ा सा फीडबैक वाला मिले, तो गाड़ी की हैंडलिंग निखर के बाहर आती है। एंड ये चीज़ आप इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली कह सकते हो। इस गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हम इसको हाईवे पर लेके चलते हैं, तो वहाँ जाके हम थोड़ा सा वर्डिक्ट अपना और क्लियर कर पाएंगे। जितना भी मेरे को गाड़ियों का एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी चलाने में ठीक है, गाड़ी चलाने में मज़ेदार है, चाहे इसके अंदर पावर आपको थोड़ी सी लिमिटेड महसूस हो। सो अभी हम आ गए हाईवे के ऊपर। एंड मैन्योवरेबिलिटी, वैसे तो सुबह से मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, गाड़ी चलाने में ठीक ठाक ही है, मतलब कि आई मीन इट इज़ क्वाइट गुड। लेकिन स्टिल अगर मैं यहाँ से यू टर्न लूँ, देखो स्पीड का तो फ़र्क पड़ता ही है। अगर आप कम स्पीड पे हो तो हर गाड़ी मुड़ जाती है, बट इट इज़ वेरी नाइस मैन, एफर्टलेस कार। अभी हम CNG पर ही चला रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए बार बार कि परफॉर्मेंस किस तरह की आएगी। एंड अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, तो स्टिफ सस्पेंशन एंड शार्प हैंडलिंग की वजह से ना गाड़ी की राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे अभी मैंने एकदम से लेन चेंज किया है, मे बी आई डोंट नो स्पीड कितने को विजिबल थी, अराउंड 80 था मैं, और उसके बाद भी ना गाड़ी काफ़ी स्टेबल रही अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करूँ तो। एंड क्रेटा का मैं बार बार इसलिए भी नाम ले रहा हूँ बिकॉज देखो इस सेगमेंट की आई थिंक वो बेस्ट सेलर कार है। एंड आई थिंक इन एवरी सेंस ग्रैंड विटारा की राइड क्वालिटी क्रेटा से बेटर है, लाइक लिटरली। एक चीज़ है जो मुझे फील हो रही है, अभी इसमें 6 गियर चाहिए थे गाड़ी में। सो आई एम नॉट श्योर कि जो अपर वेरिएंट्स है जैसे जीटा एंड अल्फा, उसमें 6 गियर आते हैं या नहीं आते, बट इसके अंदर जो 5 गियर है ना, थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि डल सकता था अगला गियर। सेंटर पे फीडबैक गाड़ी का वेग है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैं लेन चेंजेस पे आता हूँ तो गाड़ी काफ़ी कंट्रोल्ड महसूस होती है मुझे। इट इज़ वेरी नाइस। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की, तो पहले इसे कर लेते हैं पेट्रोल पे स्विच, ताकि थोड़ी बहुत इसकी परफॉर्मेंस हम जज कर सकें। एंड देखो वैसे तो ये इसमें आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलता, आपको पेट्रोल ही मिलता है। एंड सब कहते हैं इसका पेट्रोल थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, कि पावर लिमिटेड सी है, लेकिन जब इसको चलाते हो ना तो ये काफ़ी पेपी फील होता है। मतलब इंजन इसका बहुत ज़्यादा पेपी है, चाहे पावर कम है, लेकिन जितनी पावर है वो फटाफट दे देता है आपको, तो वो भी आपको चलाने में मज़ा आता है। एंड हम इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो आपको मिलते हैं इसमें 2 इंजन। एक है 1462 सीसी का मारुति सुजुकी का इंजन जिसको कहेंगे हम, और एक आता है 1490 सीसी का टोयोटा का इंजन। जो सुजुकी का इंजन है 1462 सीसी का, वो 4 सिलेंडर इंजन है। एंड पावर वो बनाता है तकरीबन 100 bhp और 136 न्यूटन मीटर। उसी इंजन के साथ में आपको मिलती है CNG टेक्नोलॉजी, यानी जो CNG में आता है इंजन वो सुजुकी वाला आता है। जो टोयोटा का हाइब्रिड इंजन है उसके फिलहाल स्पेक्स तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, लेकिन वो 1490 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, एंड उसके साथ में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया लोगों को, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों इंजन टोयोटा बना रहा है, कुछ लोगों को लगता है दोनों इंजन मारुति बना रहा है, और इन्हीं लोगों का कहना है कि एक कंपनी इंजन बना रही है और एक कंपनी गाड़ी बना रही है। यानी अगर टोयोटा इंजन दे रहा है तो मारुति गाड़ी बना रही होगी, मारुति इंजन दे रहा है तो टोयोटा गाड़ी बना रही होगी। तो लोगों को पता क्या लगता है, जिनको तो ये लग रहा है ना कि दोनों इंजन मारुति के हैं, उनको लगता है कि गाड़ी बहुत सॉलिड है क्योंकि टोयोटा ने बनाई है, और जिनको लगता है कि दोनों इंजन टोयोटा के हैं वो कहते हैं भाई साहब ये कबाड़ा गाड़ी क्योंकि मारुति ने बनाई है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो 4 सिलेंडर इंजन है CNG या पेट्रोल वाला जो रेगुलर इंजन है वो मारुति का इंजन है, सुजुकी का, एंड जो 1490 सीसी का इंजन है वो टोयोटा का इंजन है। अगर पावर रिस्पांस की मैं बात करूं तो अभी मैंने हाइब्रिड इंजन इस गाड़ी का नहीं चलाया है, तो एज ऑफ नाउ मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये 1462 सीसी का जो इंजन है इनका सुजुकी वालों का, इसकी परफॉर्मेंस इट इज़ क्वाइट डिसेंट। तो जैसा आपको मैंने बताया 100 bhp 136 Nm टॉर्क बनाता है ये पेट्रोल पे, और जब मैं इसको CNG पे स्विच करता हूँ तो ये पावर फिगर्स हो जाते हैं 88 bhp एंड 122 Nm। तो ड्रॉप ज़रूर है, लेकिन वो ड्रॉप आपको ना रियल वर्ल्ड में महसूस नहीं होता। परफॉर्मेंस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा माइनर है। तो जो भी लोग इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है ना, जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए काम की बात बताता हूँ। जब आप ये गाड़ी को चलाने जाओगे ना, देखने जाओगे, तो आप गाड़ी की परफॉर्मेंस दोनों मोड में टेस्ट करना, और हर गियर के अंदर ना बार बार CNG पेट्रोल स्विच करते रहना। आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, पहले 4 गियर में आपको CNG और पेट्रोल में ज़्यादा डिफरेंस महसूस ही नहीं होता। आपको CNG पेट्रोल का डिफरेंस महसूस होगा सिर्फ 5वें गियर के अंदर। यानी अगर आप 5वें गियर में जा रहे हो, जैसे मैं इस समय हूँ, और मैं एक नॉर्मल 2000 RPM पे जा रहा हूँ, जहाँ मुझे पता है मैं माइलेज है ना बचा के रखूँगा क्योंकि मैंने मारुति लिया तो मैं आराम से चलाऊँगा, तो इस स्पीड पे जाके कहीं हल्का सा लगता है कि CNG वाला जो पुश है वो थोड़ा सा कम है
इससे पहले के जो 4 गियर है ना, उसके ऊपर मुझे पेट्रोल और सीएनजी में इतना डिफरेंस नहीं महसूस होता, सिर्फ इसमें महसूस होता है। और अगर मैं इस डिफरेंस को प्रैक्टिकली बताना चाहूँ तो जैसा मेरे हैरियर के अंदर स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड है ना, वैसा ही डिफरेंस इसमें आपको महसूस होगा पेट्रोल और सीएनजी के अंदर। एंड इन्होंने ये जो सीएनजी के ऊपर हरा जो लाइट लगा रखी है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐप्ट लगा रखी है कि सीएनजी में जब आप आते हो तो आपकी गाड़ी एक तरह से इको मोड में आ जाती है। तो दिस इज़ द थिंग, आपको लिटरली इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस में इस पेट्रोल और सीएनजी में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सुजुकी के इंजन की, कि ऑलरेडी ये इंजन इतने ज़्यादा पेपी होते हैं डिस्पाइट इनका जो नंबर है, जो पावर फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा चाहे बेकार हो देखने में, है ना। आप बोलोगे यार 136 Nm टॉर्क क्या होता है, पर भाई साहब गाड़ी तो सही चल रही है पेट्रोल के ऊपर। अभी पेट्रोल कर दिया इसको मैंने, लिटरली मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि गाड़ी में पावर कम है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इनका। एंड उस प्लस पॉइंट के ऊपर जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो सोने पे सुहागा है इस गाड़ी का सीएनजी। सुजुकी के, मारुति सुजुकी के जो सीएनजी गाड़ियां हैं ना, इसमें पेट्रोल और सीएनजी में आपको लिटरली पावर का डिफरेंस महसूस ही नहीं होता। छोटी गाड़ियों में चलो होता है, ऑल्टो वगैरह, लेकिन यार उसको हम हटा देते हैं ना। अगर हम ब्रेजा तक भी आ जाएं तो अब उसको देखो, ब्रेजा के अंदर आप देखो, बलिनो के अंदर आप देखो, तो ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड है इनकी। एंड ग्रैंड विटारा प्रीमियम ऑफरिंग सीएनजी के साथ में, तो इस पर तो काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग प्रोवाइड करी है कंपनी ने। एक बार माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल मुझे इस गाड़ी की माइलेज का अंदाजा नहीं है, राइट। और मुझे ये भी नहीं पता स्क्रीन पे कहाँ दिखाता है, लेकिन जो आप नंबर देख रहे हो वो ऑनर ने मुझे बताया है। प्लस इसकी माइलेज के बारे में ज़्यादा बात हम इस गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू के अंदर करेंगे। बात करते हैं किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किनको ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो इस चीज़ के ना अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, राइट। एक एस्पेक्ट आ जाता है क्वालिटी का, फिट एंड फिनिश और एवरीथिंग। दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है ब्रांड वैल्यू का। तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है इंजन का। एंड चौथा एस्पेक्ट आ जाता है मेंटेनेंस का। तो देखो इन चारों एस्पेक्ट के अंदर अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करूं तो एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, मेरे को लगता है ग्रैंड विटारा से बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ क्रेटा एंड सेल्टॉस, राइट। अगर आपको क्वालिटी चाहिए गाड़ी के अंदर तो मेरे को लगता है क्रेटा सेल्टॉस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रैंड विटारा चाहे मारुति की एक्सपेंसिव एंड प्रीमियम गाड़ी है, लेकिन इसकी क्वालिटी आपको एक आधी सेगमेंट नीचे ही फील होती है। ये 20 लाख की क्वालिटी वाली गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप इससे 15 लाख भी खर्चते हो तो भी आपको किसी किसी पॉइंट पे लगेगा कि शायद आपको इससे बेटर गाड़ी मिल सकती थी। इसके अलावा अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड वैल्यू हम सभी को पता है कि मारुति की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी लिमिटेड है। एंड ऐसे में अगर मुझे थोड़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो या तो मैं जा सकता हूँ Hyundai की तरफ, या मैं जा सकता हूँ Honda की तरफ। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैं थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्रांड वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास Volkswagen का ऑप्शन भी आ जाता है, कुशाक और टाइगुन। आर्टिफिशियल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ब्रांड सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने साथ कोई वैल्यू लेकर नहीं आते। एंड जैसे ही आप उन ब्रांड्स पे पैर रखते हो तो आपकी रीसेल गाड़ी की पहले दिन से मर जाती है। तो ब्रांड वैल्यू वाइज मेरे को लगता है Hyundai एंड Honda आर बेटर ऑप्शंस। इसके बाद अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास अगेन मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो ग्रैंड विटारा के अंदर आपको मिलता है एक नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन, देन आपके पास इसके अंदर एक हाइब्रिड का ऑप्शन भी है। उसके अलावा आपके पास इसमें सीएनजी भी आ जाती है। देन एलिवेट में आपके पास सिर्फ एक नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन ऑप्शन है। क्रेटा में आपको 3 इंजन मिलते हैं नेचुरली एस्पायरेटेड, देन अ टर्बो पेट्रोल, देन अ टर्बो डीजल। मतलब डीजल तो चलो हमेशा टर्बो के साथ रहता है। सेल्टॉस में भी सेम चीज है, नेचुरली एस्पायरेटेड, देन टर्बो पेट्रोल एंड देन अ डीजल। एंड कुशाक और टाइगुन के अंदर आपको 2 इंजन मिलते हैं, 1 लीटर टर्बो एंड 1.5 लीटर टर्बो, दोनों पेट्रोल। तो अगर तो आपको देखो डीजल गाड़ी पसंद है फिर तो आप ये वीडियो शायद देख ही नहीं रहे होगे, फिर तो आपको ऑब्वियसली पता है क्रेटा या सेल्टॉस पे ही पैसा लगाना है, क्योंकि उसके अलावा किसी और गाड़ी के अंदर आपको डीजल इंजन नहीं मिलता, राइट। हाई राइडर मैंने मिस कर दी, हाई राइडर के अंदर भी ग्रैंड विटारा वाले सारे ऑप्शन है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो हो गया ऑप्शन खत्म। अगर डीजल लेनी है तो चुपचाप वो ले लो। अगर आपने हाइब्रिड लेनी है तो आपके पास ग्रैंड विटारा या हाई राइडर का ही ऑप्शन है। पेट्रोल में आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपको नेचुरली एस्पायरेटेड लेना है तो आपका पहला पिक होना चाहिए एलिवेट, दूसरा पिक होना चाहिए ग्रैंड विटारा या हाई राइडर। क्रेटा का जो नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है, इंजन में पेपीनेस नहीं है उसमें। तो अगर आपको एक फन पेट्रोल कार लेनी है बिना टर्बो की, अगर आप प्रेफर करते हो तो पहला ऑप्शन एलिवेट है, दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है ग्रैंड विटारा या हाई राइडर। इसके अलावा अगर आप टर्बो के अंदर जाना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि मुझे हल्की सी किक चाहिए ही चाहिए, तो छोटे बजट में आपके पास पहला ऑप्शन है कुशाक और टाइगुन का 1 लीटर टर्बो। एंड देन जब आप ऊपर जाते हो तो आपके पास 2 इंजन आ जाते हैं अलग से। एक तो Hyundai किया का 1.5 टर्बो पेट्रोल, और एक आ जाता है आपके पास Volkswagen या Skoda का 1.5 टर्बो पेट्रोल। इन दोनों को मैं 2 इंजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ 4 है लेकिन इंजन 2 ही है। तो Hyundai का 1.5 टर्बो भी अपनी जगह अच्छा है, Volkswagen का भी अच्छा है। लेकिन देन चौथे ऑप्शन में बात करते हैं कि आपको क्या पिक करना चाहिए, और वो आता है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस वाइज मैं कहूँगा सबसे कम मेंटेनेंस रहेगी नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन की। तो होंडा और ग्रैंड विटारा की मेंटेनेंस आपको सबसे कम होने वाली है लाइफ में फील। होंडा की मेंटेनेंस महंगी हो सकती है लेकिन उसकी रिलायबिलिटी के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम होने वाली है।
इसके बाद अगर आप क्रेटा भी लेते हो नेचुरली एस्पायरेटेड, जो कि किसी को नहीं लेनी चाहिए, तो उसकी भी मेंटेनेंस ठीक ठाक कम ही है। लेकिन क्रेटा क्योंकि महंगा ब्रांड बनता जा रहा है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं वो बिना बात का। देन उससे ऊपर मेंटेनेंस होगी जो 1 लीटर टर्बो इंजन आता है कुशाक और टाइगुन के अंदर, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। एंड देन जो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस आएगी वो आएगी आपको 1.5 टर्बो पेट्रोल। मेरे को लगता है Hyundai और Volkswagen की मेंटेनेंस एक जैसी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रिलायबिलिटी का फर्क हो सकता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे 1.5 टर्बो पेट्रोल पे पैसा लगाना है तो मैं Volkswagen से पहले Hyundai पे पैसा लगाऊंगा। दीज आर सम ऑप्शंस जो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। 1.5 डीजल की मेंटेनेंस ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रहने वाली है। एंड सबसे लास्ट अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कुशाक और टाइगुन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एलिवेट, ग्रैंड विटारा और हाईराइडर। आई फील लाइक इन तीनों की ड्राइवेबिलिटी एक जैसी है, फीडबैक इज ओके एंड गाड़ी का बैलेंस अच्छा खासा कंपोजिट बना रहता है। एंड सबसे लास्ट में मैं रखना चाहूँगा क्रेटा एंड सेल्टॉस को। सेल्टॉस स्टिल थोड़ी सी क्रेटा से बेटर है। क्रेटा तो जमा ही मतलब ना स्कॉर्पियो क्लासिक का ना छोटा वर्जन है। वो इतना ज़्यादा बॉडी रोल देती है गाड़ी आपको, मतलब उसकी राइड कंफर्टेबल है बम्प्स के ऊपर, लेकिन हाईवे के ऊपर ना आप थोड़ा सा उड़ते हुए जाते हो तो उस चीज़ का आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको इस गाड़ी का प्लस माइनस बता देता हूँ एक ही बार में। गाड़ी की माइलेज अच्छी है, कंपनी क्लेम करती है 20 की इन पेट्रोल एंड 26 की इन CNG। दूसरी चीज़, गाड़ी का इंजन जो है, चाहे वो आपको पावर वाइज ऐसे पेपर पे कम लगता हो, रियल लाइफ में चला के देखो तो इंजन की पावर अच्छी है। तीसरी चीज़, मारुति है, इसकी रीसेल को क्या ही होना है, राइट। ये तीन होगी इसकी अच्छी बातें। चौथा, चलो आप मेंटेनेंस को काउंट कर लो, तो ये आपके 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं नेगेटिव्स के ऊपर। सबसे पहला जो बड़ा नेगेटिव है इस गाड़ी का वो है सेगमेंट के हिसाब से ना इस गाड़ी की जो रेयर सीट है उसकी स्पेस थोड़ी सी कम है। दूसरा इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है इसकी सेफ्टी, कि देखो अभी फिलहाल क्रैश टेस्ट में आई डोंट थिंक इसका कोई नंबर आया है एज ऑफ नाउ, मेरे को तो ध्यान नहीं है, बट मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है इस गाड़ी से। एंड Hyundai ऑन दी अदर हैंड बोल रहा है कि हमने वरना के जैसा सुधारा है क्रेटा को, तो शायद मुझे लग रहा है कि उसके मे बी 4 स्टार या 5 स्टार आ सकते हैं, बट अगेन दैट रिमेन्स टू बी सीन। जब तक तो कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक मेरे को लगता है ये गाड़ी ओके है। रिजल्ट आने के बाद भी अगर ये गाड़ी अपने टाइम पर 3 स्टार ले आती है तो मेरे को लगता है इट शुड बी ओके फॉर मोस्ट पीपल, राइट। क्योंकि जो तो 0-1 स्टार वाली गाड़ी है ना, वो तो भाई साहब देख के डर लगता है अब, राइट। तो अगर गाड़ी 3 स्टार भी ला रही है तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको गाड़ी सेफ ही रखेगी। एंड ऐसे केस में आपको सेफ्टी के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस कार। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, अगर आप सिमिलर प्राइस एंड मेंटेनेंस बजट के अंदर एक 7 सीटर चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर अल्काजार और केरेंस और अर्टिगा या XL6। यस, अर्टिगा कुछ लोगों को टैक्सी के जैसी लग सकती है, लेकिन XL6 जो है वो आपको काफ़ी प्रीमियम वाइब दे देती है। एंड अगर मुझे इन तीनों गाड़ियों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो आई विल गो विद XL6, क्योंकि एक तो उसकी लुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी लगती हैं, बढ़िया लगती है। मतलब मुझे XL6 में टैक्सी वाली वाइब नहीं आती, लोगों को आती है तो उनकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ना, अल्काजार और केरेंस के आप पैसे खर्चोगे 7 सीटर जैसे, लेकिन उनकी जो सिटिंग है ना पिछली वाली, खासकर जो सेकेंड एंड थर्ड रो है, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी की लगती है। आप ध्यान से बैठ के देखा है, अल्काजार और केरेंस के अंदर जो सीट्स है ना, वो लगता है जैसे रेलवे की सीट्स लगा रखी उन्होंने, पतली पतली स्लीपर क्लास की। तो ऐसी फील आती है मुझे अल्काजार में से। लेकिन XL6 मुझे थोड़ी सी इस मुकाबले में ठीक लगती है, तो अर्टिगा एंड XL6 मेरी चॉइस होने वाली है। इसके अलावा क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास? वेल, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे जैसे मैं इस गाड़ी में ऊपर जाता हूं वैसे वैसे मेरे पास और मौके खुलने शुरू हो जाते हैं कुछ अच्छी गाड़ियों के, यानी कुछ बड़ी गाड़ियों के। हैरियर, XUV 700, स्कॉर्पियो, मे बी थार। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो ऑप्शंस आ जाते हैं इस गाड़ी के आसपास। तो देखो, जेन्युइन से आपको बात बता देता हूँ, हमारे देश में ना एक मेंटालिटी है बड़ी गाड़ी लेने वाली, लेकिन जब आप इस सेगमेंट से ऊपर जाओगे, देखो ये बंदा हाईवे के ऊपर रिवर्स ला रहा है, डू नॉट नो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो इनमें पहली प्रॉब्लम आ जाएगी गाड़ी की यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी या मैन्योवरेबिलिटी। ये गाड़ियाँ बड़ी हैं एंड उसी वजह से इनको शहर में चलाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। इनके अंदर की जो प्रैक्टिकलिटी है वो थोड़ी सी आपको लिमिटेड महसूस होगी, क्योंकि इनको शहर में हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, इन गाड़ियों के रनिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इनका इंश्योरेंस हर साल महंगा होगा, इनके टायर्स आपको हर बार महंगे पड़ेंगे, इनकी माइलेज कम रहेगी, इन गाड़ियों की मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी, इन गाड़ियों के पार्ट्स लॉन्ग रन में महंगे पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम कंसिडर नहीं करते कई बार बड़ी गाड़ी लेने के लिए। अगर आपको मन कर रहा है कि मैं ग्रैंड विटारा की जगह बड़ी गाड़ी ले लूँ, तो ये सोच के चलो कि हर साल आपका बड़ी गाड़ी के चक्कर में ना 20-30-40 हज़ार रुपये का खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस ही जब आप 1500 सीसी से ऊपर जाते हो तो आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का रेट डबल हो जाता है। इसी तरह से और भी छोटे छोटे खर्चे निकल के आते हैं बड़ी गाड़ियों के। तो इस चीज़ को हमेशा सोच के ही अपना डिसीजन लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाड़ी के अलावा आप सेडान्स में जा सकते हो। तो सेडान्स में आपके पास जो 3 चमकते हुए ऑप्शन है वो है Volkswagen के ट्विंस, यानी वर्टस एंड स्लाविया, होंडा सिटी एंड वर्ना।
सियाज को मैं काउंट करना चाहता हूँ, लेकिन सियाज ना अब काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोडक्ट लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठोगे, सियाज में बैठोगे ना, तो आपको फीलिंग, मटेरियल की फीलिंग एक जैसी आएगी। इस गाड़ी का मटेरियल इतना थोड़ा आपको इन्फीरियर लगता है कि ये इस जनरेशन का फील ही नहीं होता, ये लगता है प्रीवियस जनरेशन कार है। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप सिटी लेते हो या वरना या स्लाविया लेते हो तो डेफिनेटली वो गाड़ियाँ थोड़ी सी अप मार्केट फील होती हैं इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि देखो सेडान लग्जरी फैक्टर उस गाड़ी के अंदर आ जाता है जो थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर से मिसिंग है, बिकॉज आज की डेट में हर बंदा ना ऊंची गाड़ी की तरफ जा रहा है। एक सवाल जो काफी लोगों के मन में आता होगा कि ग्रैंड विटारा खरीदी जाए या हाई राइडर पे पैसा लगाया जाए, तो इसका मैं आपको बहुत ही सरल सा आंसर बता देता हूँ। जो तो 1462 सीसी का इंजन है 4 सिलेंडर वाला, वो सुजुकी का इंजन है। अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो स्टिक विद ग्रैंड विटारा। अगर आप 3 सिलेंडर 1490 सीसी लेना चाहते हो जो कि हाइब्रिड है, तो गो विद टोयोटा। उसके 2 कारण बताता हूँ आपको। पहली चीज़ कि वो इंजन टोयोटा का ही है, तो उनको अपने इंजन की बहुत ज़्यादा समझ है। दूसरी चीज़, क्योंकि हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति की सर्विस ख़राब है, लेकिन हाइब्रिड के साथ ना, क्योंकि इनके पास अभी कोई अपनी गाड़ी नहीं है प्रॉपर, तो मैं इनको सर्विस के लिए अपनी गाड़ी देना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा। एंड देन क्योंकि हाइब्रिड इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, यानी आने वाले समय में उसका खर्चा निकल सकता है, तो हाई राइडर की ना वारंटी भी इस गाड़ी से ज़्यादा है जो कि उस चीज़ को कवर कर लेगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं हाइब्रिड लूँगा तो अपना पैसा मैं टोयोटा के ऊपर लगाऊंगा। बाकी येस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि लोगों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। एंड लुक्स वाइज मुझे हाई राइडर का जो फ्रंट है, जो लाइट्स है, वो ज़्यादा पसंद है। जो रेयर है वो मुझे इस गाड़ी का पसंद है। सो क्या ग्रैंड विटारा गाड़ी हमें खरीदनी चाहिए? आई विल से जो क्वालिटी इस गाड़ी की है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है और वो इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। कंपनी को चाहिए इस गाड़ी के ऊपर 50-60 हज़ार का या तो डिस्काउंट दे दो या फेसलिफ्ट देकर इसकी क्वालिटी बाकियों से मैच कर दो। क्रेटा और सेल्टोस की क्वालिटी हर प्राइस ब्रैकेट में ग्रैंड विटारा से अच्छी लगती है। देन कुशाक और टाइकून की क्वालिटी टॉप वेरिएंट्स में तो बेटर है ही, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें भी कहीं कहीं पे बेटर है, कहीं कहीं पे बराबर सी है। तो मैं कहूँगा ग्रैंड विटारा का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है क्वालिटी का, कि जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, तो आपको इस गाड़ी में से 15-20 लाख रुपए वाली फीलिंग नहीं आती। तो अगर मैं इस क्वालिटी वाले पॉइंट को छोड़ देता हूँ, मुझे मिल जाती है शानदार रीसेल वैल्यू, पेपी इंजन्स, एंड देन मारुति का भरोसा कि गाड़ी को जल्दी कुछ होगा नहीं, यानी गाड़ी की रिलायबिलिटी ठीक ठाक है। एंड देन मेंटेनेंस भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो अगर थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट ले पाओ ग्रैंड विटारा के ऊपर तो इट इज़ अ डिसेंट वैल्यू, बट अदरवाइज आई विल से गो फॉर आइदर एलिवेट और सेल्टोस और मे बी कुशाक। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। जो भी आपके मन में सवाल रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में मैंने डिस्कस नहीं करी, जैसे सर्विस वगैरह, या और भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस सवाल को ओनरशिप रिव्यू के अंदर ज़रूर उठाऊंगा। एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।